ये है कूडाथाई, केरला का एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग अपने आप में खुश अपनी छोटी सी दुनिया में जीते हैं, लेकिन इस शांत गांव की मिट्टी के नीचे छुपा है एक खौफनाक राज। ए सीक्रेट सो डार्क सो ट्विस्टेड कि सुनने वालों की धड़कन बढ़ जाए। एक औरत, एक परिवार और 6 मौतों की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉली जोसेफ, एक ऐसी महिला जो अपनी जिंदगी का झूठ छुपाने के लिए बन गई एक सीरियल किलर। कूड़ाताई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 2002 और 2016 के बीच 6 लोगों की खौफनाक हत्या होने का संदेह किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी जॉली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक लेक्चरर थी। जॉली सिर्फ औरत ही नहीं, एक माँ भी थी। पर उस औरत ने मेरे पूरे परिवार के साथ जो किया, उसके बाद मैं उसे अपनी माँ नहीं मान सकता। उन पर 14 सालों की अवधि में अपनी सास, अपने ससुर, पति और 3 और लोगों की हत्या करने का आरोप है। मेरा मतलब, उसने सबसे कहा कि उसके ससुर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई और सबने उनकी बात मान ली। वेलकम टू द रेड फोल्डर। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग द हॉरिफाइंग केस ऑफ करी एंड साइनाइड। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जॉली जोसेफ, बॉर्न इन 1972। इडुक्की के एक किसान परिवार में जॉली का जन्म होता है। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे, एक लेविश लाइफ स्टाइल, समाज में इज्जत और पावर। लेकिन पढ़ाई में जॉली हमेशा से एवरेज थी, यहाँ तक कि उसने अपनी डिग्री तक कंप्लीट नहीं करी थी। लेकिन इसके बावजूद जब उससे कोई पूछता तो वो बताती कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रखी है। जॉली की उम्मीद थी कि जरूर उसकी शादी एक बड़े घर में होगी, जहाँ पर उसे एक आलीशान जिंदगी मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ समय आगे बढ़ता है और 1997 के अंदर जॉली की मुलाकात होती है रॉय थॉमस से, जो कि एक बिजनेसमैन के साथ साथ कूडाथाई की एक रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता था। जॉली और रॉय में धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता नहीं लगा। दोनों आपस में शादी करने का प्लान बनाते हैं। रॉय जाकर के अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे किसान परिवार में जन्मी एक लड़की से शादी करनी है जिसका नाम है जॉली। लेकिन रॉय की माँ इस शादी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी। रॉय की माँ चाहती थी कि रॉय की शादी एक वेल रेस्पेक्टेड फैमिली के अंदर हो और जिस लड़की से रॉय की शादी हो वो अच्छी खासी पढ़ी होने के साथ साथ एक अच्छी जॉब भी कर रही हो। अब रॉय यहाँ पर अपनी फैमिली को बताता है कि जॉली पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बाद में जाकर कहीं रॉय के घर वाले इस शादी के लिए राजी होते हैं। 1997 में जॉली की शादी हुई रॉय थॉमस से, पोनमटम परिवार का बेटा। ये एक रेस्पेक्टेबल फैमिली थी। रॉय के पेरेंट्स टॉम और अनम्मा थॉमस एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल थे। कुछ ही दिनों में जॉली पूरे परिवार की चहेती बन जाती है। जॉली का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और हेल्पिंग थी। आस पड़ोस के लोग कहते थे कि जॉली एक आदर्श बहू है, इसकी जैसी बहू मिलना किस्मत की बात होती है। लेकिन उसके बावजूद जॉली के दिल में एक इनसिक्योरिटी थी कि वो उनमें से एक नहीं है। बिकॉज रॉय के परिवार में जितने भी लोग थे वो या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे या फिर कोई बिजनेस करते थे, लेकिन यहाँ पर जॉली कुछ नहीं करती थी। और ये समझने के लिए आपको एक बार पोनमटम फैमिली का फैमिली ट्री देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता लगे कि आखिर इनकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सा आदमी क्या काम करता था। तो ये हैं अनम्मा थॉमस, रॉय थॉमस की माँ। ये एक फॉर्मर गवर्नमेंट टीचर थी। और इसके बाद में ये हैं टॉम थॉमस, अनम्मा थॉमस के पति और रॉय थॉमस के पिता। ये भी एक फॉर्मर एजुकेशन ऑफिसर थे। इन दोनों के 3 बच्चे थे। पहला रॉय थॉमस जो कि एक बिजनेसमैन था, दूसरा रोजो थॉमस और तीसरी थी एक लड़की जिसका नाम था रेंजी थॉमस। और ये हैं मैथ्यू मंजाडियल, रॉय थॉमस के मामा और अनम्मा थॉमस के भाई। ये भी पोनमटम फैमिली के अंदर एक फैमिली मेंबर की तरह ही थे। रॉय और जॉली दोनों अपनी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन धीरे धीरे अनम्मा थॉमस को शक होने लगता है कि जॉली पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। वो जॉली के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है कि तुम भी कोई ना कोई अच्छी जॉब ढूंढ लो जिससे कि घर पर बैठी ना रहो। ये चीज़ जॉली को खैर अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि घर में ज़्यादातर अनम्मा की ही चलती थी तो उसको उसकी बात माननी पड़ी। जॉली जॉब ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है और कुछ दिनों बाद आकर के कहती है कि मैं NIT कैलीकट में प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्त हो चुकी हूँ, जबकि ये एक सफ़ेद झूठ था। जॉली कहीं भी किसी भी तरीके से कोई नौकरी नहीं कर रही थी। रोज़ सुबह जॉली अपने इस झूठ को साबित करने के लिए घर से निकलती, NIT कैलीकट तक जाती और उसके बाद में छुट्टी के वक्त वहाँ से वापस आ जाती। दिन गुजरते जा रहे थे, किसी को भी जॉली के ऊपर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसी कोई गलती नहीं कर रही थी जिसके कारण कोई उसके ऊपर शक करे।
सिवाय एक मेंबर को छोड़ करके, और वो थी अनम्मा थॉमस। अब जॉली को अगर अपने परिवार पर पकड़ मजबूत बनानी थी और अनम्मा को अपने रास्ते से हटाना था तो उसके पास सिर्फ एक उपाय था, अनम्मा को मार देना। 10 अगस्त 2002 अनम्मा थॉमस मटन सूप पीती है और उसके कुछ देर बाद अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ती है, और उससे थोड़ी देर बाद जब तक कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता अनम्मा की मौत हो जाती है। इनिशियली हर डेथ वाज एट्रीब्यूट एज ए हार्ट अटैक, लेकिन सच इससे बहुत दूर था। जॉली ने अनम्मा थॉमस के मटन सूप में साइनाइड मिलाया था, जो कि एक खतरनाक जहर होता है। इससे इंसान कुछ ही समय में मर जाता है, और यही हुआ अनम्मा थॉमस के साथ। लेकिन जॉली ने उस वक्त इस तरीके से बिहेव किया कि जॉली के ऊपर किसी को शक तक नहीं हुआ, और इसी के साथ चूंकि अनम्मा काफ़ी दिनों से बीमार भी रहती थी तो किसी ने इसलिए भी शक नहीं किया कि क्या पता किसी बीमारी के कारण ही उनकी मौत हो गई हो। अनम्मा थॉमस की मौत के बाद परिवार में दुख जरूर था, लेकिन एक इंसान था जिसके लिए खुशी की बात थी, और वो थी जॉली। क्योंकि जॉली अब परिवार की नई मुखिया बन चुकी थी और सब कुछ अब जॉली के हाथ में था। टाइम एक बार फिर से आगे बढ़ता है और जॉली धीरे धीरे परिवार में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। अपने बिहेवियर से जॉली सभी को और भी ज्यादा अपना बना लेती है। परिवार के अंदर एक इंसान का आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा था और उसका नाम था MS मैथ्यू। ही इज ए फैमिली एसोसिएट। घर पर टॉम थॉमस के अलावा कोई ज्यादा रहता नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने काम से बाहर चले जाया करते थे। हर कोई अपना बिजनेस और नौकरी देख रहा था, लेकिन टॉम थॉमस घर पे ही रहा करते थे। और टॉम थॉमस ये चीज़ बहुत बार नोटिस कर चुके थे कि MS मैथ्यू आजकल घर पे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो इस बात पर शक भी करने लगे थे कि कहीं जॉली के साथ इसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। इस चीज़ को लेकर के टॉम थॉमस एक दो बार जॉली को ये बताने की कोशिश भी करते हैं, और इस चीज़ से जॉली भी ये समझ जाती है कि टॉम थॉमस कहीं ना कहीं उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन टॉम थॉमस जो सोच रहे थे वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। हकीकत ये थी कि MS मैथ्यू का अफेयर जॉली के साथ चल रहा था, और जॉली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस चीज़ का पता किसी तीसरे इंसान को लगे। 26 मार्च 2008 टॉम थॉमस अचानक से बाथरूम के अंदर गिर पड़ते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते टॉम थॉमस की मौत हो जाती है। एंड डॉक्टर्स एट शांति हॉस्पिटल डिक्लेयर इट ए हार्ट अटैक। लेकिन सच्चाई फिर से वही जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। जॉली ने एक बार फिर से टॉम थॉमस को साइनाइड दिया था, जिसकी वजह से तुरंत उसकी मौत हो चुकी थी। क्योंकि उस समय टॉम थॉमस की एज 67 ईयर्स की थी, तो किसी को भी इस चीज़ के लिए शक नहीं हुआ, क्योंकि इस एज के अंदर हार्ट अटैक आना एक कॉमन चीज़ होती है, और इसीलिए किसी ने भी टॉम थॉमस के पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी। अनम्मा थॉमस की तरह ही टॉम थॉमस को भी ला करके दफना दिया जाता है, और इस बार भी अपने बिहेवियर और माइंड गेम से जॉली एक बार फिर से बच जाती है। समय एक बार फिर से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे फिर से परिवार के अंदर खुशहाली लौटने लगती है। टॉम थॉमस की मौत के बाद जॉली का कंट्रोल परिवार के ऊपर और ज्यादा बढ़ चुका था। जॉली परिवार के सामने एक वसीयत पेश करती है, जिसमें लिखा था कि टॉम थॉमस की सारी प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद रॉय और जॉली की हो जाएगी। पहले तो पूरे परिवार को इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन गौर से देखने के बाद पता लगता है कि उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई साइन ही नहीं थे, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद जॉली उन डॉक्यूमेंट्स को वापस से अपने साथ ले आती है। समय एक बार फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस समय तक जॉली का मन कुछ बदलने लगा था। उसे अब परिवार के कंट्रोल के साथ साथ फाइनेंशियल कंट्रोल भी चाहिए था, यानी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। जब तक रॉय उसके साथ था तब तक फाइनेंशियली उसे रॉय के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था, और इस समय तक रॉय का बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। सितंबर 30, 2011 शाम के समय रॉय थॉमस अचानक से बाथरूम के अंदर गिर पड़ते हैं। उनको भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते उनकी भी मौत हो जाती है। ये सेम पैटर्न था जिस तरीके से अनम्मा थॉमस की मौत हुई, जिस तरीके से टॉम थॉमस की मौत हुई, और जिस तरीके से अब रॉय थॉमस की मौत हुई। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अपने परिवार में आखिर चल क्या रहा है। इस तरीके से एक के बाद एक मौतें क्यों हो रही है, और इसीलिए परिवार को अब की बार कुछ अनयूजुअल लगता है। और रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू मंजाडियल, जो कि अनम्मा थॉमस के भाई थे, उन्होंने इस बार पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करी, और उनके कहने पर रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के अंदर पता लगा कि रॉय थॉमस को साइनाइड दिया गया था, या फिर उनकी बॉडी के अंदर साइनाइड मिला, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत घातक जहर होता है। इसको कंज्यूम करने के कुछ देर बाद ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन एक बार फिर सवाल यही था कि आखिर रॉय थॉमस को साइनाइड दिया किसने।
परिवार में किसी के ऊपर भी किसी को शक नहीं था, क्योंकि उस परिवार में हर इंसान को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। इसलिए लीडिंग पुलिस टू इनिशियली रूल इट ए सुसाइड ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। और पुलिस के इस केस को सुसाइड मानने का एक दूसरा कारण ये भी था कि जॉली ने बताया था कि जिस समय रॉय थॉमस की मौत हुई उस समय वो उसके लिए ऑमलेट बना रही थी, और रॉय थॉमस के आसपास या घर में उस समय जॉली के अलावा और कोई नहीं था। तो इसलिए पुलिस ने माना कि अगर कोई भी रॉय थॉमस के साथ नहीं था तो इसका मतलब रॉय ने खुद साइनाइड लिया था और उसने खुद को बाथरूम के अंदर लॉक करके सुसाइड कर लिया। लेकिन सच्चाई एक बार फिर से सेम थी। जॉली ने रॉय को साइनाइड दिया था और मारने के पीछे का कारण था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। इस बार भी जॉली के ऊपर किसी को शक नहीं हुआ सिवाय रॉय के मामा मैथ्यू मंजाडियल के। मैथ्यू मंजाडियल पुलिस से इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चूंकि जॉली ने खुद ही कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी थी तो पुलिस इस केस को यहीं पर बंद कर देती है। लेकिन अब जॉली की नज़रें पूरी तरीके से मैथ्यू मंजाडियल के ऊपर थी, क्योंकि वो रॉय थॉमस के केस को खुद से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो सीधे तौर पर जॉली को रॉय की मौत का कारण नहीं मानता था, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आगे इन्वेस्टिगेट करता और कहीं उसको जॉली के ऊपर ज़्यादा शक हो जाता या उसे पता लग जाता कि जॉली ने ही रॉय की हत्या करी है, तो यहाँ पर जॉली फंस सकती थी। इसलिए उसने मैथ्यू मंजाडियल को भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। अप्रैल 23, 2014 मैथ्यू मंजाडियल भी सेम तरीके से विस्की पीने के बाद में ज़मीन पर गिर पड़ता है और वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। एंड हिज डेथ इनिशियली एट्रीब्यूटेड टू ओल्ड एज। पूरा परिवार ये मान लेता है चूंकि मैथ्यू मंजाडियल काफ़ी ज़्यादा एज्ड थे तो इसलिए शायद उनकी मौत किसी बीमारी के कारण हो गई होगी। और एक बार फिर से कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और जॉली एक बार फिर से सेफ बच जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद उसी साल 2014 में एक और मौत होती है। इस बार की मौत बहुत ज़्यादा भयावह और निर्दयी थी, क्योंकि इस बार जॉली ने निशाना बनाया था एक 2 साल की छोटी बच्ची को। मतलब 2 साल की छोटी बच्ची तक पर उसे दया नहीं आई, जो कि बिल्कुल मासूम और निर्दोष थी। जॉली ने उसे भी साइनाइड दे करके अपना शिकार बना लिया। उस बच्चे का नाम था अल्फाइन साजू। वो रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू की बेटी थी। सब लोग एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे। उसी वक्त अल्फाइन की सांसें अटकने लगती है। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बार भी किसी को शक नहीं हुआ। सबने सोचा कि शायद गले में खाना अटकने से या फिर श्वास की नली में खाना अटकने से अल्फाइन की मौत हो चुकी है, और इस बार भी किसी ने पोस्टमार्टम पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बार फिर से जॉली सेफ बच जाती है। अब यहाँ पर जॉली का जो मोटिव था एक 2 साल की छोटी बच्ची तक को मार देने का, वो ये था कि जॉली जो कि अब एक विधवा थी, साजू से शादी करना चाहती थी। वही साजू जो कि रॉय थॉमस का चचेरा भाई था। उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चियां तक थी, एबल और अल्फाइन। अब यहाँ पर अल्फाइन को जॉली ने मार दिया था, और जॉली समझती थी कि जैसे जैसे इसके फैमिली मेम्बर कम होते जाएंगे इसका फुल अटेंशन मेरी ओर होगा और फिर हम दोनों आपस में शादी करके खुश रहेंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस हकीकत का पर्दाफाश होगा और सबके सामने मेरी सच्चाई होगी। उस दिन मेरा हश्र क्या होगा, ये चीज़ शायद जॉली ने कभी सोची नहीं थी। और इस चीज़ को ना सोचने के पीछे जॉली का एक ठोस कारण भी था, क्योंकि वो व्यवहार में भी इतनी शीतल थी कि कोई उसके ऊपर शक तक नहीं करता था। और दूसरी बात, उसने अभी तक कोई ऐसी गलती भी नहीं की थी जिससे कि वो पकड़ी जाए। लेकिन ये सिर्फ उसका सोचना था, क्योंकि चाहे कोई कितना ही बड़ा शातिर अपराधी क्यों ना हो, एक ना एक सबूत तो ज़रूर छोड़ देता है। और इसी गलती की वजह से आगे जाकर के जॉली की सच्चाई सबके सामने आती है। खैर, अल्फाइन की मौत के बाद एक बार फिर से पूरे परिवार में दुख की लहर आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, जख्म फिर से बढ़ने लगते हैं और एक बार फिर से खुशहाली वापस आने लगती है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये खुशहाली भी टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि अब जॉली का फोकस किसी अगली मौत पर था, और वो फोकस था साजू की पत्नी सिली के ऊपर। जॉली जल्द से जल्द साजू के साथ शादी करना चाहती थी, और इसके लिए अब जो सबसे बड़ा रोड़ा बीच में था वो थी साजू की पत्नी सिली। एंड 2016 सिली डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग मशरूम कैप्सूल्स प्रोवाइडेड बाय जॉली। एक बार फिर से फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने की रिक्वेस्ट कर रहा हो। हर कोई इस मौत को भी एक नेचुरल डेथ मान करके आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन कोई था जो इस परिवार में हो रही एक के बाद एक मौतों को बारीकी से देख रहा था, और इस बार ये अंतिम मौत थी। इसके बाद में वो फैसला लेता है
कि मैं इन लाशों की तह तक जाऊंगा। और उसका नाम था रोजो थॉमस, रॉय थॉमस का छोटा भाई, जो कि अमेरिका में रहता था। वो वापस अमेरिका से घर आता है, केरला आता है, और वहाँ आकर के अपनी बहन रेंजी थॉमस के साथ मिलकर के इन सारी चीज़ों को बारीकी से फिर से देखने लगते हैं। वो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने भाई रॉय थॉमस की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवाता है। रॉय की ऑटोप्सी रिपोर्ट जैसे ही रोजो थॉमस के पास आती है, वो उसे पढ़ना शुरू करता है और उसके अंदर एक क्लू उसको ऐसा मिल जाता है जो कि पूरी परतें खोल देता है। और वो क्लू था रॉय थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा होना कि मौत से पहले रॉय थॉमस ने करी और चावल खाए थे। ये चीज़ पढ़ते ही उसका ध्यान जाता है जॉली के ऊपर कि जॉली ने उस वक्त कहा था कि जब रॉय थॉमस की मौत हुई उस वक्त वो रॉय के लिए ऑमलेट बना रही थी। इसका मतलब उसने तब तक कुछ नहीं खाया था। लेकिन जब उसने कुछ नहीं खाया था तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये कैसे दिखा रहा है कि रॉय थॉमस के पेट से करी और चावल मिले थे, जो कि उसने मौत से कुछ देर पहले ही खाए थे। इसका मतलब यहाँ पर जॉली झूठ बोल रही है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने और सबूत ढूंढने इकट्ठे किए, तो उनको याद आता है कि अपने पिता टॉम थॉमस की मौत के बाद जॉली कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आई थी, वसीयत, जिसमें लिखा था कि पूरी प्रॉपर्टी अब रॉय थॉमस और जॉली के नाम थी। उन दोनों का शक धीरे धीरे गहराने लगता है। इसके बाद में वे दोनों कुछ और क्लू ढूंढ करके सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सभी को बताते हैं कि हमारा शक सीधा सीधा जॉली के ऊपर है। हमारी फैमिली के अंदर जो लगातार एक के बाद एक डेथ्स हो रही हैं, उनके पीछे कोई नेचुरल कारण नहीं बल्कि जॉली है। अब रोजो और रेंजी के अलावा कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पूरी फैमिली रोजो और रेंजी के अगेंस्ट हो चुकी थी। लेकिन रोजो और रेंजी ने मन बना लिया था कि मैं सच्चाई सबके सामने लेकर के आऊँगा। और इसके लिए रोजो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर के कंप्लेंट लिखाता है और कहता है कि मेरी फैमिली के अंदर हुई 6 मौतों के पीछे मेरी भाभी यानी कि जॉली का हाथ है। और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि सभी बॉडीज को कब्र से वापस निकाला जाए और उनका पोस्टमार्टम एक बार फिर से किया जाए। मेरे भाई रॉय थॉमस की बॉडी से साइनाइड मिला था और मुझे शक है कि इसी तरीके से सभी लोगों को साइनाइड दे करके मेरी भाभी जॉली ने मार दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पहले स्टेप में सबसे पहले जॉली के कॉलेज जाती है, NIT कैलिकट। वहाँ जाकर के पूछताछ करती है कि जॉली नाम की जो प्रोफेसर यहाँ पर काम करती थी उसका बिहेवियर कैसा था। लेकिन जो जवाब कॉलेज की तरफ से मिलता है उसे सुनकर पूरी तरीके से पुलिस शॉक्ड रह जाती है। वहाँ पर पुलिस को बताया जाता है कि जॉली नाम की कोई भी औरत यहाँ पर कभी काम करती ही नहीं थी। ये चीज़ सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कैसे कोई औरत लगातार 14 से 15 साल तक ये नाटक कर सकती है कि वो एक NIT कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है और सभी को ये चीज़ सच दिखा सकती है। अब यहाँ पर पुलिस का शक जॉली के ऊपर और भी मजबूत हो चुका था। इसके बाद में पुलिस जाकर के उन कब्रों की खुदाई करती है और उसके अंदर से सभी 6 लाशों को निकालने की तैयारी करती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले पोनमटम फैमिली और उसके रिश्तेदार पुलिस के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी कब्र को खोदना बिल्कुल गलत था। पहले वो पुलिस से मना करते हैं, लेकिन पुलिस के पास कंप्लेंट थी, इसलिए पुलिस सभी को हटा करके उन कब्रों की खुदाई करती है और उनमें से सभी 6 लाशों को निकाल लिया जाता है और पुलिस उन सभी बॉडीज को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज देती है। इसी के साथ पुलिस जॉली के फ़ोन को भी चेक करती है, तो उसमें देखती है कि कुछ ऐसे एविडेंसेस थे जो कि ये साबित कर रहे थे कि जॉली इन सभी मर्डर्स में इन्वॉल्व है। उसकी सर्च हिस्ट्री में साइनाइड से रिलेटेड चीज़ें मिलती है कि साइनाइड कैसे वर्क करता है, कैसे दिया जाता है, कहाँ से मिलता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद पुलिस के पास अब डिजिटल एविडेंस भी थे जॉली को अरेस्ट करने के लिए। और कुछ समय बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें ज़्यादातर बॉडी बोन्स के अंदर साइनाइड पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद पुलिस अक्टूबर 2019 में जॉली जोसेफ को अरेस्ट कर लेती है और उसी के साथ 2 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उनमें से एक का नाम था MS मैथ्यू, वही MS मैथ्यू जो कि जॉली से मिलने लगातार आया करता था और जिसके कारण जॉली ने टॉम थॉमस की हत्या तक कर दी थी। इसी के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम था प्राजी कुमार। अब इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस साइनाइड के थ्रू जॉली सभी का मर्डर कर रही थी वो साइनाइड यहाँ पर जॉली को MS मैथ्यू देता था और MS मैथ्यू ये साइनाइड लेकर के आता था प्राजी कुमार से, जिसकी की एक ज्वेलरी की शॉप थी और वहाँ पर ज्वेलरी को साफ करने के लिए साइनाइड का यूज़ होता है। तो वहाँ से साइनाइड जाता था MS मैथ्यू के पास। MS मैथ्यू उस साइनाइड को ला करके देता था जॉली को और जॉली उस साइनाइड का यूज़ करती थी एक के बाद एक
हत्याएं करने में। अब यहाँ पर जॉली के जितने भी एक्शंस थे उनको अगर साइको सोशल की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर उनका कहना है कि जॉली फेल्ट ओवरशैडो बाय हर वेल एजुकेटेड इन लॉज। चूंकि रॉय के माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत वेल रिस्पेक्टेड जॉब थी उनकी, इसीलिए वो खुद को ओवरशैडो महसूस करती थी कि मैं इनमें से एक नहीं हूँ। हमेशा उसको ये इनसिक्योरिटी रहती थी और इसी चीज़ को कवर करने के लिए उसने सबसे बड़ा झूठ बोला था कि मैं NIT कैलिकट में प्रोफेसर बन चुकी हूँ। और इसी चीज़ को कवर करते करते उसने इतने सारे मर्डर्स कर दिए थे। और यही नहीं, वो पूरे परिवार के ऊपर अपना फुल कंट्रोल चाहती थी। परिवार की वेल्थ के ऊपर, परिवार की प्रॉपर्टी के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर वो अपना फुली कंट्रोल चाहती थी ताकि वो जो चाहे वो कर सके। अब यहाँ पर केरला पुलिस जॉली को एक सीरियल किलर जैसी कैटेगरी में रखती है क्योंकि जितने भी मर्डर जॉली ने किए थे वो पूरी तरीके से वेल प्लान्ड थे। लेकिन यहाँ पर जॉली जोसेफ का जो मर्डर करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा भयावह था। उसने सोच समझ करके बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ लगभग 14 साल के अंदर इन 6 हत्याओं को अंजाम दिया था, जिसके कारण कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। इतने दिनों तक उसने लगातार खुद पर कंट्रोल रखा और धैर्य के साथ सभी को एक एक करके मारा। यहाँ तक कि 14 साल तक किसी को इस बात का पता तक नहीं लगने दिया कि वो NIT कैलिकट में कोई प्रोफेसर नहीं है। वो रोज़ तैयार होकर के जाती थी NIT के लिए और फिर रोज़ उसी टाइम पर वापस आती थी जब छुट्टी होती थी। मतलब हर रोज़ एक नकली सच के साथ जीना कितना कठिन होता होगा, लेकिन इस चीज़ को बड़ी इजीली मैनेज किया यहाँ पर जॉली ने। अपने दिमाग से उसने पूरी कोशिश की कि वो पकड़ी ना जाए। सभी 6 हत्याएं करने के बाद अब उसका प्लान था साजू से शादी के बाद खुशहाली के साथ ज़िंदगी काटना, क्योंकि सारे जितने भी उसके रास्ते के रोड़े थे सभी तो मिट चुके थे। इसके साथ ही उसके पास अब प्रॉपर्टी की भी कोई कमी नहीं थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब वो साजू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिस तरीके से बड़े से बड़ा सातिर चोर या हत्यारा भी कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है, उसी तरीके से जॉली से भी कुछ गलतियां हुई और उन सभी गलतियों को पकड़ करके रोजो थॉमस ने जॉली का सच सबके सामने ला दिया और इसी कारण आज जॉली सलाखों के पीछे है। तो ये था एक हॉरिफाइंग केस ऑफ जॉली जोसेफ। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड में आप कौन से केस के बारे में सुनना चाहेंगे वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।